हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम वर्षा और ये मेरा चैनल किताबों की वर्षा है, जहाँ मैं किताबों के बारे में बात करती हूँ। लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने कुछ बुक्स के रिव्यू शेयर किए थे। वो बुक्स एक वीडियो सीरीज़ का पार्ट था, जिसमें कि मैं 10 इंडियन ऑथर्स की एक एक किताब पढ़ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना उन सारी 10 बुक्स का एक ब्रीफ रिव्यू इस एक वीडियो में भी करते हैं, क्योंकि मैंने वो वीडियो स्टार्ट करी थी, वो वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की थी लास्ट ईयर में, काफ़ी पहले, आई थिंक सितंबर अक्टूबर के आसपास। और काफ़ी लेट मैंने फिनिश किए, क्योंकि बीच में काफ़ी ज़्यादा ब्रेक भी लिया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सारी बुक्स के बारे में बहुत ब्रीफली एक वीडियो में बात कर ले जाते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। तो जो पहली किताब मैंने पढ़ी थी वो है दिव्य प्रकाश दुबे की यार पापा। और ये जिस दिन आई थी उसी दिन मैंने पढ़ के फ़िनिश कर दी थी, क्योंकि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। मेरा बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट आ गया था। कह सकते हैं कि पेज टर्नर है। तो इट्स अबाउट दिस लॉयर जो कि बहुत रिनाउंड है, ही इज़ वेरी फेमस, और उसके पास सब कुछ है। जैसे कह सकते हैं पैसा, घर, जो कुछ भी चाहिए। एक घर नहीं, बहुत ज़्यादा घर है उसके पास। बट उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो उस उतनी अच्छी हालत में नहीं है। जैसे कि उसकी बेटी उससे बात नहीं करती, उसका डिवोर्स हो रखा है। बट उसकी लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है कि लाइफ उसे एक सेकंड चांस देती है, जिसकी वजह से वो जो अपनी पर्सनल लाइफ में जो नहीं है उसे अमेंड कर सकता है। तो ये स्टोरी उसके बारे में है, जो फादर डॉटर रिलेशनशिप है उसके बारे में भी है, और जो उसका खुद का रिलेशनशिप उसके फादर के साथ होता है, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट था, उसके बारे में भी है। उसके अलावा बहुत छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं इसमें लिखे हुए, वो भी बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। और उसके जो दोस्त हैं उनकी भी एक बैक स्टोरी है, जिसको भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। तो ओवरऑल हर एक कैरेक्टर को बहुत अच्छे से लिखा गया है। तो मुझे ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी। ये पहली किताब थी दिव्य प्रकाश दुबे की जो मैंने पढ़ी थी, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये हिंदी में लिखी हुई है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको जो एकदम कहते हैं कि शुद्ध हिंदी में लिखी जाती है, जिसमें हम यूजुअली बात नहीं करते। मैं तो यूजुअली बात नहीं करती हूँ। अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इस किताब से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मे बी आपका वो फ़्लो ना बने उन किताबों को पढ़ने में। ये किताब आपको हेल्प कर सकती है, क्योंकि ये जो है जैसे हम रोज़ आपस में बातें करते हैं ना, उस वाली हिंदी में लिखी हुई है। तो ये थी यार पापा दिव्य प्रकाश दुबे। ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप इसे पढ़ लेना। तो जो दूसरी किताब मैंने पढ़ी वो है द नाइन चेम्बर्ड हार्ट बाय जानिस पैरेट। और ये भी मैंने काफ़ी जल्दी पढ़ ली थी। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्ट, इसमें क्या है कि एक लड़की है जिसको 9 लोग डिस्क्राइब करें। मुझे जो शुरू में लगा था कि किसी ने भी उसको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन अच्छे से नहीं दिया हुआ, उसका सरफेस लेवल डिस्क्रिप्शन है, बहुत ही शैलो है। बट जब मैंने ख़त्म कर लिया था इस किताब को, तो मुझे ऐसा लगा कि मे बी इट वॉज सपोज टू बी दैट वे। बट मुझे इंस्टेंटली लगा था, मुझे उस टाइम पे लगा था कि यार मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी, कि मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी इस किताब से। लेकिन इसकी राइटिंग इतनी अच्छी थी, इस वजह से मैं इसको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन सोचती रही। तो फिर मुझे लगा कि शायद मैंने मिसअंडरस्टूड कर दिया है। तो फिर तब मैंने इसकी जो डिस्क्रिप्शंस वगैरह है पीछे के, वो सारे पढ़े, और तब आई रियलाइज़ कि इट वाज एक्चुअली सपोज टू बी दैट वे। तो अगर हम उस तरीके से देखें तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी। मुझे इसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी लगी, और कि 9 लोग बता रहे कि वो इंसान कैसा है एंड ऑल ऑफ दैट। और छोटे छोटे हिंट भी आपको बुक में मिल जाएंगे। आई थिंक पहले ही चैप्टर में ये हिंट मिल जाता है कि वो लड़की ऐसी क्यों है। उसको थोड़ा सा अटैचमेंट का इशू था, बट वो क्यों है वो आपको पता लग जाएगा पढ़ते ही। तो ये किताब भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, द नाइन चेम्बर्ड हार्ट बाय जानिस पैरेट। अगर आपने नहीं पढ़ी आप पढ़ सकते हो। तो जो तीसरी किताब मैंने पढ़ी वो थी रोज़ा रीटा बाय अनीता देसाई। इस किताब से मुझे काफ़ी ज़्यादा होप्स थे, क्योंकि काफ़ी अच्छी बातें लिखी हुई थी अनीता देसाई के बारे में, और ये पहली किताब थी जो उनकी पढ़ रही थी। बट आई वॉज डिसअपॉइंटेड, क्योंकि स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल था। एक लड़की है जो कि दूसरी कंट्री में एक लैंग्वेज सीखने जाती है। वो एक बेंच पे बैठी होती है वहाँ पे, एंड देन देयर इज दिस वुमन हु कम्स टू हर एंड शी सेज कि मैं तुम्हारी माँ को जानती हूँ, शी केम हियर, तुम उसकी जैसे बिल्कुल लग रही है, तुम्हारी माँ का नाम रोज़ा रिटा है क्या? तो शी सेज कि नहीं, मेरी माँ का नाम तो सरिता है। बट फिर वो उसके बारे में काफ़ी कुछ बताती है, और जो लड़की है वो ये सोचने लगती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या मेरी माँ की ऐसी कोई लाइफ है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। क्योंकि वो जितना जानती थी, उसकी माँ कभी भी हस्बैंड से या फिर हस्बैंड के फादर से बिना पूछे कभी भी बाहर नहीं गई थी।
तो उसको वो सोच रही थी कि इज़ इट पॉसिबल कि मैं अपनी माँ को नहीं जानती हूँ। तो सोचते सोचते शी आस्क्ड दैट स्ट्रेंजर कि मुझे और बताओ, प्रूफ है तो वो दिखाओ। और ऐसे करते करते वो उसके साथ उन जगहों पे जाती है जहाँ पे वो जो स्ट्रेंजर है वो उसे बताती है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे तुम्हारी माँ ने ये वो ऐसे करके उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताती कि पेंटिंग करी थी। तो पेंटर थी उसकी माँ बेसिकली। तो इन सब चीज़ों के बारे में लिखा है, बट ये जो स्टोरी है ना ये ऐसे लिखी गई है कि पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स करना पड़ रहा था अपने आप को ये पढ़ने में। बिल्कुल भी कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आप थोड़ा भी ऐसे लगे कि हाँ अब जानना चाहते हो कि नेक्स्ट क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है। वो कहीं पे जा रहे हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा कि सराउंडिंग्स कैसी हैं। अब वो सराउंडिंग्स का जो डिस्क्रिप्शन होता है ऐसे स्टोरी में अच्छा लगता है जब आपको पता हो कि स्टोरी किसी डायरेक्शन में जा रही हो, क्योंकि ये किसी डायरेक्शन में नहीं जा रही थी। और कई सारे क्वेश्चन भी आते हैं कि एक तरफ वो स्ट्रेंजर को ट्रस्ट भी नहीं करना चाह रही है और एक तरफ वो उसे ट्रस्ट भी कर रही है, चली जा रही है बिना कुछ पूछे, शी इज़ अलोन इन दैट कंट्री। तो वो कैसे हो रहा है, मतलब स्ट्रेंजर तो कुछ भी बोल सकते हैं। स्ट्रेंजर के बारे में भी काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी हुई थी बट उसे भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, एक बहुत ही अब्रप्ट पॉइंट पे उसको छोड़ दिया गया। सेम हैपेंड विथ दिस गर्ल, उसको भी कहीं पे ले जा कर के एक बहुत ही अब्रप्ट पॉइंट पे छोड़ा गया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन थे। तो मुझे ऐसा लगा कि स्टोरी में क्या तो मैं नहीं समझ पाई हूँ या फिर ये मतलब मुझे अच्छी नहीं लगी। मुझे लगा कि इसमें पोटेंशियल बहुत था बट उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया गया। आई डिड नॉट लाइक दिस वन। दिस वाज रोजा रिटा बाय अनीता देसाई। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ मुस्ताश बाय एस हरीश। ये मलयालम में लिखी गई थी। ये मलयालम में लिखी गई थी जिसे ट्रांसलेट किया है जयश्री कलाथिल ने। तो ये जो है मैजिकल रियलिज्म के ऊपर है जो कि थोड़ा बाद में आता है। इट स्टार्ट्स विद दिस स्टोरी कि जो प्रोटैगनिस्ट है उसका उसको अलाउड नहीं है मुस्टैच रखना, क्योंकि वो एक छोटी कास्ट का है। छोटी कास्ट के लोगों को बहुत सारी चीज़ें अलाउड नहीं है, उसमें से एक ये है। बट जहाँ वो रहता है कुट्टनाड की एक छोटी सी जगह में एक पूरा ग्रुप आता है जो कि प्ले करना होता है। तो उनके प्ले में एक पुलिसमैन भी होता है जो कि लास्ट मोमेंट पे बीमार हो जाता है। तो जो डायरेक्टर होता है उस प्ले का, वो ववाचन को एक दिन देखता है। ववाचन इज द प्रोटैगनिस्ट। ववाचन को एक दिन देखता है एंड ही इज़ द परफेक्ट कैरेक्टर इन हिम। तो ऐसा कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा कैरेक्टर नहीं था पुलिसमैन का, बट जब ववाचन की मूछें उस तरीके से पूरी ट्रिम की गई, उसको रेडी किया गया, जब वो स्टेज पे आया पहले दिन और उसने अपना वही जो एक दो डायलॉग था, डायलॉग भी कुछ नहीं था, उसने जो उसकी प्रेजेंस थी वो ऐसी थी कि जो ऑडियंस थी वो बिल्कुल डर गई थी। उसका पूरा स्टेचर और वो आंखें जितनी एकदम रेड थी, तो उसको देख करके ऑडियंस डर गई। तो दूसरे दिन और लोग आए, फिर वो भी डर गए। तीसरे दिन, 3 दिन था वो प्ले, तो ऐसे 3 दिन चलता रहा और उनको था कि जल्दी से इसकी मूछें हटवाऊं क्योंकि वो काफ़ी डर रहे थे। तीसरे दिन जो है ही रिफ्यूज्ड कि उसकी मूछें नहीं हटेंगी। उसकी वजह से काफ़ी लोग उसके पीछे पड़ गए कि नहीं हटवानी तो पड़ेंगी, तो वो घर से भाग गया। उसको समझ में आ गया था कि वो वहाँ नहीं रह सकता। घर से भागने के बाद अब वो जहाँ पे भी लेक वगैरह में रहता था कोई उसे देख लेता था तो वो डर जाते थे कि वो भाग जाते थे वहाँ से। वो था ही ऐसा बिल्कुल जायंट सा। उसकी वजह से क्या हुआ कि रूमर्स फैलने लग गए कि कहीं पे भी लेक में जैसे कोई कुछ ले मतलब फी कट करने जाता था कोई भी क्रॉप्स वगैरह, तो वहाँ पे ऐसा रूमर फैल गया कि कुछ भी हिलता था तो लोग डर जाते थे। तो वो कहते थे कि उन्होंने मुस्ताश को देखा है। तो हर जगह एक ही टाइम पे बहुत लोग देख रहे थे, तो ऐसा भी कहने लगे कि भाई उसके पास कुछ तो पावर है ये वो। बीच में फिर वही मैजिकल रियलिज्म वाला पार्ट आता है जिसमें उसकी मूंछों के बारे में कि उसमें कैसे बहुत सारे मछलियाँ हैं और बहुत सारे और भी जानवर हैं। फिर बीच में एक क्रोकोडाइल वाला भी चैप्टर आता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी स्टोरी। जो प्रॉब्लम इस बुक के साथ ये है कि मुझे इतना ही याद है, मुझे बहुत ऊपर ऊपर से याद है कि बीच में फिर वो एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट को देखता है एंड ही फॉल्स फॉर हर, और बहुत सारी मतलब उसको डिसाइड करना होता है कि फाइनली वो चाहता क्या है। वो उस जगह पे जाना चाहता था जहाँ पे वो डायरेक्टर है प्ले का कि वो उनके साथ ही प्ले में ही रह जाए और उसको अपनी मूंछ ना काटनी पड़े। बट ये जो पूरा कुट्टनाड का रीजन है और उसके आसपास के जितने भी हैं वहाँ पे हर जगह ये चीज़ फैल गई थी, तो वो उसके पीछे पड़ गए थे कि उसको पकड़ना ही है। प्रॉब्लम जो मैं कह रही हूँ वो ये है कि मुझे कोई भी कैरेक्टर याद नहीं है एक्सेप्ट ववाचन। और कोई कैरेक्टर याद नहीं क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारी जगहों के नाम हैं
और उनका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। पढ़ते टाइम ऐसा नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बट उसके बाद मुझे याद नहीं रहता। जैसे ही मैं मूव करती हूँ दूसरे चैप्टर पे या तीसरे चैप्टर पे और कोई एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर होता है, तो मुझे फिर उस टाइम पे भी ये सोचना पड़ता है कि यार ये है कि नहीं है, मतलब ये आगे भी रहेगा नहीं रहेगा, ऐसा रहता है। तो बहुत बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा रहा कि शायद मैं मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है, बट स्टिल काफ़ी अच्छी लगी। थोड़ा सा मुझे उससे भी प्रॉब्लम थी कि बीच में एक चैप्टर था, जब वो सीता से मिलता है तो वो क्या सीता का जो ट्रीटमेंट जिस तरीके से लिखा गया है, ओवरऑल जो वैसे भी ट्रीटमेंट है जो छोटे कास्ट के लोगों का, उनका भी ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है, बट दैट इज़ द स्टोरी। बट सीता का जो ट्रीटमेंट जिस तरीके से था वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा, अच्छा नहीं लगा। तो बट आई थिंक स्टोरी काफ़ी अच्छी है, पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो। सो दिस इज मुस्ताश बाय एस हरीश। जो अगली किताब मैंने पढ़ी थी वो थी इफ इट्स मंडे इट मस्ट बी मदुरई, जो कि श्रीनाथ पेरू ने लिखी हुई है। ये बुक मैंने किसी चैनल पे किसी ने सजेस्ट करी थी, तो वहाँ से मेरे विश लिस्ट में काफ़ी टाइम से थी, तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो इसी सीरीज़ के उसमें खरीद लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम तक आई डिड नॉट नो वो श्रीनाथ पेरू इज, बट देन आई रेड गजल गोचर। तो श्रीनाथ पेरू ने वो जो है ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। तो मैं ऐसे ही आई वॉज गोइंग थ्रू माई विश लिस्ट, तो आई सॉ दिस बुक एंड आई सॉ श्रीनाथ पेरू, सो ऐसे कि आई थॉट कि मुझे ये खरीद लेनी चाहिए, सो आई परचेज्ड इट एंड इट वॉज अ गुड डिसीजन। दिस इज़ अ ट्रैवल लॉग जो कि वो पूरे इंडिया में और 2 जगह हैं जो कि वो बाहर आउटसाइड इंडिया उन्होंने ट्रैवल किया उसके बारे में है। माइंडफुल ट्रैवलिंग के बारे में है, और भी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं जो उनका ट्रैवलर्स के साथ एक्सपीरियंस, क्योंकि ये कंडक्टेड टूर, इट्स नॉट सोलो ट्रैवलिंग, इट्स कंडक्टेड टूर कि आपके साथ बहुत सारे लोग जो हैं या तो बस में या ट्रेन में या वैसे ट्रैवल करेंगे, तो जो वो एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो उनका जो एक्सपीरियंस वैसे रहा है इस कंडक्टेड टूर में, उसके बारे में पूरा कुछ लिखा हुआ है। बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि लोगों के कल्चर कैसे कैसे चेंज होते रहते हैं अलग अलग स्टेट्स में या बाहर में कैसे अलग है। उसके अलावा हम कैसे ट्रीट करते हैं अगर बाहर से कोई हमारी कंट्री में आता है, या हम बाहर जाते हैं तो हमारा कैसा बिहेवियर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस कि हम कहाँ जा रहे हैं। दूसरी चीज़ भी कि जो अलग अलग जगह हैं जहाँ पे ही ट्रैवल्ड, वहाँ के लोगों का कल्चर, वहाँ के लोगों के जो चैलेंजेस हैं टूरिज़्म को लेकर के, क्योंकि मे बी कुछ जगहों पे जो है टूरिज़्म ही है जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर रहे हैं, बट वो उनका मन नहीं है शायद करने का, बट दैट इज़ द ओनली थिंग दैट दे कैन डू, तो उसकी वजह से वो कर रहे हैं। तो उसके बारे में पूरा कुछ लिखा हुआ, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको पढ़ने में बहुत अच्छी लगेंगी। मुझे ऐसा लगा था कि बोरिंग हो गया, बट ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो उसको। तो दैट इज़ इफ इट्स मंडे इट मस्ट बी मदुरई बाय श्रीनाथ पेरू। तो जो अगली किताब है वो है एक चित्रा सुख, जिसे लिखा है निर्मल वर्मा ने, और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये किताब। इसमें यह है कि एक लड़की है जो कि दिल्ली में रहती है, निज़ामुद्दीन के आसपास यहीं पे रहती है। उसका एक कज़न है बिट्टू, जो कि बिट्टू बिट्टू नहीं, बिट्टी एक्चुअली लड़की का नाम है, और जिसका कज़न है उसका नाम है मुन्नू। वो रहता है इलाहाबाद में, और उसको क्या होता है कि फ़ीवर आते रह रह करके, रात में फ़ीवर आते हैं और सुबह फिर शायद उतर जाते हैं, तो वो स्कूल नहीं जा पाता है। तो बिट्टी ने एक बार ऐसे ही लेटर लिख के कहा कि उसको मेरे पास भेज दो, यहाँ आएगा, मौसम चेंज होगा, जगह चेंज होगी, तो मे भी थोड़ा बेटर फील करे, तो ही कम्स टू दिल्ली। तो वो बिट्टी की बरसाती में रह रहा होता है उसके साथ, और वो डिस्क्राइब करता है कि बिट्टी कैसी है, उसको लगता है कि वो बहुत खुश है। वो उसके दोस्तों को देखता है जो कि थिएटर के करते हैं उसके साथ, तो कभी कभी थिएटर के बाद पार्टी करने आते हैं, तो उन्हें दूर से देख रहा होता है, वो सोचता है कि यार ये लोग कितने खुश हैं, इनकी लाइफ बहुत अच्छी है। तो ये सोचते सोचते फिर उसे धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली में ये लोग बहुत दुखी हैं अपनी लाइफ में। तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्क्राइब किया है, वो ऐसे डिस्क्राइब किया कि ऐसा ऐसा चल रहा है, फिर धीरे 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 आपको एक्चुअली समझ में आता है कि हो क्या रहा है। तो वो सारी चीज़ें हैं। मुन्नो का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी अच्छा लिखा गया है, क्योंकि उसमें जो है वो दूर से देख रहा है, वो कहीं पे भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है। ही इज़ अबाउट 14-15 ऑफ एज, तो उसको अपनी जगह पता है कि उसे इंटरफेयर नहीं करना है, क्योंकि ये अडल्ट्स हैं। मतलब सबसे छोटी उसमें हीरा होती है जो कि आई थिंक 21-22 साल की होती है। बिट्टी आई थिंक 27-28 की होती है, बाकी सब कोई उससे बड़े होते हैं। तो वो जो पूरी चीज़ लिखी हुई है उसको पता है कि उसको इंटरफेयर नहीं करना है, बट उनके बारे में वो इतनी सारी चीज़ें जानता है। और वो जो सैड पार्ट है इसका वो ये है कि वो एक बच्चा है, तो बच्चों को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए।
वो कहीं से उसकी लाइफ में अपनी लाइफ में एक ट्रेजेडी हुई, वहाँ से निकल के आया और फिर यहाँ पे भी वो देख रहा है, तो जो उसका कह सकते हैं कि दायरा है जो वो और बड़ा हो गया है प्रॉब्लम्स को देखने का, उनको समझने का, जो कि एक बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। बट वो इतना अच्छे से लिखा हुआ है ना कि आपको वो एक एक चीज़ आपको पता लगेगी, जैसे वो भारीपन होता है ना जो बढ़ता जाता है, वो लिखा हुआ है इसमें। और जो एंडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा सैड है। तो आई हैव टू से कि अगर आप ट्रिगर होते हो इन सब चीज़ों से, अगर आपको लगता है कि आप ऐसी कोई नॉवल नहीं पढ़ सकते हो, तो आप अवॉइड करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसे हेवी फील करा देने वाली नॉवल है। ये स्टार्ट हो जाती है मतलब बीच में ही कहीं से आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये इसकी एंडिंग शायद अच्छी नहीं होगी, बट जो एंडिंग है वो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। तो काफ़ी अच्छी नॉवल है ये, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एक चित्रा सुख, निर्मल वर्मा। आप पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। जो अगली किताब है वो है दीवार में खिड़की रहती थी, जिसे लिखा है विनोद कुमार शुक्ला ने। अ, इसका कवर बहुत ही प्यारा सा है। इसमें हाथी एक मंत है और आगे एक और कोई बैठा है, फिर चंद्रमा है, फिर नीचे आपको फूल दिख रहा होगा। फूल नहीं, साइकिल दिख रही होगी, वो लोगो था। और आपको वो तितली दिख रही होगी। तो इन सब का ना कुछ मतलब है। इसमें क्या है कि एक खिड़की है जिसके दूसरे तरफ रघुवेंद्र, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। तो जो लेट्स कॉल हिम रघुवीर, यस, रघुवीर। और रघुवीर की जो वाइफ है सोनसी, वो कूद करके दूसरी तरफ जाते हैं और वो जैसा इमेजिन करते हैं वो पूरी दुनिया वहाँ की वैसी है। तो ये काइंड ऑफ मैजिकल रियलिज्म ही है। और जो खिड़की के इधर है जो उनकी रियल दुनिया है, जहाँ पे एक छोटे से कमरे में वो रहते हैं, छोटी सी चारपाई है, छोटी सी रसोई है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, महीने के आखिर में आते आते उनको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है एक ऐसे करना है, कुछ भी छोटा मोटा भी उनको अपने बजट के बाहर ख़रीदना होता है तो उनका बजट ख़राब हो जाता है। बट वो बहुत खुश हैं जहाँ वो रह रहे हैं, जो उनकी लाइफ है उसमें वो बहुत खुश हैं। रघुवीर जो है वो टीचर है, तो वो उनको स्कूल जाना होता है। तो क्या होता है कि जिस टाइम पे वो जाते हैं वो बहुत रश वाला टाइम होता है, तो उसमें उनको ऑटो नहीं मिलता, उनको कोई मतलब ले जाने के लिए कुछ भी मिलता नहीं है। तो एक दिन वो हाथी आ रहा था, 2 दिन आ रहा, 3 दिन आ रहा था, उन्होंने सोचा हाथी से जाऊँगे, तो मंद ने पूछ दिया। तो फिर वो हाथी से जाने लगे। तो वो भी एक पैरल में एक स्टोरी चल रही है कि हाथी से जाते हैं, फिर उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो बेसिकली कोई बहुत वैसी स्टोरी नहीं है कि आपको लगेगा कि अच्छा अब ये हो गया, फिर कुछ एक ट्विस्ट आता है ऐसे करके, वो कुछ नहीं है। बस एक यही स्टोरी चल रही है कि वो जाते हैं, फिर उनके कई बार माँ बाप आते हैं घर पे, फिर उनके लिए चप्पल खरीदना होता है। फिर एक बच्चा है जो पेड़ पे बैठता है, जो कि अपने घर नहीं जाता है, वो तभी घर जाता है जब वो देखता है कि उसके जो फादर हैं वो बाहर निकल गए हैं। तो वो सारी छोटी छोटी सी चीज़ें साथ में चल रही हैं। एंड जो पार्ट है जो कि खिड़की के दूसरी तरफ वाला पार्ट है, वो इतना सुंदर लिखा हुआ है। वहाँ पे बूढ़ी अम्मा है जो चाय पूछती रहती है उनको, और वहाँ पे बहुत सुंदर सा तालाब है, वहाँ पे चांद का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो सब बहुत बहुत सुंदर लिखा हुआ है। तो ये है दीवार में खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ला। बहुत सुंदर किताब है, अगर आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो उसको। जो अगली किताब है वो है एक्ट्स ऑफ गॉड, जो कि लिखी थी कनन गिल ने। ये भी मेरा बहुत ज़्यादा मन था, इसको जब से आई थी ये मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन था, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कमेडियंस। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हाई होप्स थे इस बुक से, बट ये मैं फिनिश नहीं कर पाई। इसको मैंने डीएनएफ कर दिया है। मैंने काफ़ी कोशिश की थी पढ़ने की, बट इस बुक में बहुत बहुत कुछ चल रहा है कि ये टाइम के बाद यू डोंट लूज ट्रैक ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग, बट यू गेट टायर्ड ऑफ इट। तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, आप भूल जा रहे हो, ये वो नहीं, ऐसा नहीं है। आप थक जाओगे पढ़ पढ़ के, ऐसा है। और मुझे बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ रही थी इस बुक के साथ भी, कि मुझे अपने आप को फोर्स करना पड़ रहा था कि मैं और आगे बढ़ती रहूँ। तो वो एक प्रॉब्लम मुझे लगी। मुझे ऐसा लगा कि इस बुक की एडिटिंग से मुझे प्रॉब्लम लगी। जो स्टोरी है वो बेसिकली ये है कि डॉक्टर के हैं जो कि एक दूसरा वर्ल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके पास सिमुलेशंस है, एक ब्लैक बॉक्स है जिसमें वो सिमुलेशन चलता रहता है। उसमें हमेशा उनको एक ये कैरेक्टर जो है जिसका नाम है पी मंजूनाथ, ही इज़ अ डिटेक्टिव। वो हमेशा कहीं ना कहीं से आ जाता है, चाहे वो कहीं से भी स्टार्ट करे वो सिमुलेशन, कहीं ना कहीं से वो कैरेक्टर उसमें आ जाता है। ही इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये कहाँ से आता है। एक चीज़ और जो है वो ये है कि अगर डॉक्टर की अपनी तरफ से कोई भी इंटरफेरेंस करते हैं, कुछ भी चेंज करने की कोशिश करते हैं उसमें, तो वो जो वर्ल्ड है वो ख़त्म हो जाता है।
तो उनको भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि फिर सिमुलेशन स्टार्ट करने में फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करना एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये पूरी स्टोरी है, लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है इसमें बीच में, जैसे कि जो भी दिमाग में आए वो सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ बहुत ब्रिलियंट है, शायद अलग अलग इकट्ठा जो एक बुक में लिखा गया है ना, उसकी वजह से आई गॉट टायर्ड ऑफ इट। बहुत ज़्यादा विटिनेस है, सरकाज़म है, ह्यूमर है इतना ज़्यादा अच्छा, बट आप कितना पढ़ पाओगे उसको? एक टाइम के बाद यू वांट टू नो कि स्टोरी किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या हो रहा है, और वो थोड़ा जल्दी आप चाहते हो। और जल्दी ना भी हो रहा, अगर वो स्लो वर्ड टाइप का भी हो, तभी भी आप बीच में कुछ चीज़ें ऐसी चाहते हो कि जो थोड़ा सा आपको हुक्ड रखें उन चीज़ों तक, वो सब नहीं हो रहा है। इट्स लाइक कि जो चीज़ें इतनी अच्छी अच्छी लिखी गई हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर रही हैं, वो अलग अलग इंडिविजुअली अच्छी लिखी गई हैं कि आप उस पीस को पढ़ो आपको लगे कि यार ये कैसे लिख दिया, इसके दिम मतलब कैसे आया होगा दिमाग में ये किसी के। दूसरी चीज़ें जो मुझे लगी वही एडिटिंग वाला पार्ट, कि शायद डिसाइड ही नहीं कर पाए कि क्या चीज़ निकालनी है, क्या चीज़ निकालनी है, बेसिकली रखनी है तो क्या ही हो रहे हैं। तो इस वजह से मैं नहीं पढ़ पाई इस किताब को। सो दैट इज़ एक्ट्स ऑफ गॉड बाय कनन गिल। जो अगली किताब है वो है क्रॉनिकल ऑफ कॉर्प्स स्पिरिट बाय साइरस मिस्त्री, और इसमें पारसी कम्युनिटी के बारे में लिखा हुआ है। इसमें पारसी कम्युनिटी में जो कॉर्प्स स्पिरिट हैं उनके बारे में लिखा हुआ है कि उनकी लाइफ कैसी है, उनका ट्रीटमेंट कैसा है, और किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है कि एकदम डर्ट समझा जाता है। लोग सेम रूम में नहीं रहना चाहते हैं जिस रूम में ये कॉर्प्स स्पिरिट होते हैं। जो कॉर्प्स बेरर होते हैं उनको पारसी कम्युनिटी में खांदिया कहते हैं, और अगर किसी दूसरी अच्छी कम्युनिटी से, कोई हायर कम्युनिटी से बनता है कॉर्प्स बेरर, तो वो नुसरसर का कहलाता है। तो ये स्टोरी उसी की है, नुसरसर की। उसका नाम है फ़िरोज़, जो कि एक प्रीस्ट का बेटा है, एक हेड प्रीस्ट है, उसका बेटा है। तो वहाँ से उसको पूरा छोड़ करके आना होता है, वो एक कांदिया की बेटी से शादी करने के लिए। तो ये बिकेम एन नुसरसर फॉर दैट। तो वो सब कैसे होता है और क्या चेंजेस होते हैं उसकी लाइफ में, उसकी फैमिली के साथ उसके रिलेशन्स कैसे हैं, उसके रिलेशन कैसे हैं माँ के साथ, फादर के साथ, भाई के साथ, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब किया गया। मुझे माँ वाला जो एंगल था उसमें वो बहुत अच्छा लगा, जो उसका रिलेशनशिप उसके साथ था, जो वो सोचता था कि उसकी माँ कैसी है, उससे ज़्यादा उसके भाई को प्यार करती है, बट देन जो उसका रियलाइजेशन बाद में होता है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। स्पेशली जो उसके पेरेंट्स का रिलेशनशिप था, वो कैसा था, वो काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। उसके जो फादर के बिलीव्स थे और वो कितने स्ट्रिक्ट थे उसको लेकर के, वो सारी चीज़ें। उसके अलावा जो उसकी खुद की कम्युनिटी, उसके कुछ फ्रेंड्स हैं वो कैसे हैं, और कैसे कैसे उन्होंने अपनी डिमांड्स कुछ कुछ जो थी, जो कि बहुत हार्श कंडीशन में जैसे ये लोग काम करते थे, कि कई बार बहुत खाना पीना भी नहीं होता था, प्लस अगर ये किसी बॉडी को लेने जा रहे हैं तो उसी के हिसाब से इनको पेमेंट मिलती थी। तो क्लीनिंग का जॉब हो गया, और टावर्स ऑफ साइलेंस तक लेके जाना। टावर्स ऑफ साइलेंस बेसिकली जहाँ पे बॉडी को ये छोड़ के आते थे ताकि वल्चर्स इन्हें खा लें या फिर वो डिकम्पोज हो जाए वहाँ पे, क्योंकि इनका बिलीफ है कि किसी भी तरीके से इन्वायरमेंट को वो नहीं करना चाहिए, पोल्यूट नहीं करना चाहिए। तो ये उनका तरीका है। आई डोंट नो अभी अभी भी ये प्रैक्टिस फॉलो होती है कि क्या होता है, बट इसमें ऐसा लिखा हुआ था कि होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि बहुत अच्छी लगी मुझे पढ़ने में अच्छी वैसे नहीं लगी, आई थिंक राइटिंग की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। बाकी तो काफ़ी कुछ सैड था इसमें, काफ़ी चीज़ें अनसेटलिंग भी थी जो लिखी हुई हैं, जैसे कि जो फ़िरोज़ की वाइफ़ थी उसकी जो माँ का बैकग्राउंड था, जो पास्ट रहा है एंड व्हाट हैपेंड टू हर, ऑल ऑफ दैट, वो सारी चीज़ें काफ़ी वैसी थी। फिर फ़िरोज़ की जो बेटी है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, तो वो सब चीज़ें हैं। उनकी कम्युनिटी के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको पता लगेंगी। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे ये भी, राइटिंग भी काफ़ी अच्छी है इसकी। बहुत मतलब अगर आप जानना चाहते हो थोड़ा बहुत पारसी कम्युनिटी के बारे में, नहीं तो अगर आप वैसे भी पढ़ना चाहते हो, अगर एक स्टोरी की उसे पढ़ना चाहते हो तो भी काफ़ी अच्छी लगेगी। 3 पार्ट में है। फर्स्ट में वही कि हाउ ही बिकेम नसलसल, सेकंड पार्ट में जो उसकी मैरिज है उसके ऊपर रिफ्लेक्शन है, थर्ड पार्ट में ही इज़ मच ओल्डर एंड ही इज़ रिफ्लेक्टिंग अपॉन हिज लाइफ। तो वो उस तरीके से लिखी हुई है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो ये थी कॉल्ड स्पेरर बाय साइरस मिस्त्री। और जो लास्ट किताब जो मैंने पढ़ी वो है द शूटिंग स्टार बाय शिलानाथ।
तो ये जो है शिव्यानाथ एक ट्रैवलर है, सोलो ट्रैवलर। वो काफ़ी माइंडफुली ट्रैवल करती हैं, सस्टेनेबल ट्रैवलिंग को वो एंडोर्स करती हैं कि उसे वही करनी चाहिए है। बाकी शी इज़ ऑल्सो अ वीगन। तो ये उनकी जर्नी का है कि कैसे अपनी कॉर्पोरेट जॉब को छोड़ करके, जो 9 to 5 क्यूबिकल जॉब है उसको छोड़ करके उनकी जो कॉलिंग थी शी फॉलोड इट। और उसके बीच में जो चैलेंजेस आए कि फैमिली को कैसे कन्विंस करना, क्योंकि काफ़ी प्रोटेक्टिव फैमिली के बीच में शी ग्रू अप। और जो डिफरेंस होता है, जो सटल डिफरेंस होते हैं इनफैक्ट इवन इन दोज फैमिलीज जो कि वो ऑलमोस्ट सेम तरीके से जो बेटा बेटी होता है उनको सेम तरीके से ही बड़ा करते हैं, बट बहुत सटल से डिफरेंसेस होते हैं। तो वो डिफरेंसेस हैं। पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना है बहुत मुश्किल होता है वो भी कई बार, कि अगर आप एकदम आउट ऑफ नो वेयर अगर आप बोल दो कि आपको सोलो ट्रैवल करने जाना है स्पीति में, तो वो मुश्किल होता है। तो उन सब के बारे में है, क्या उनकी लर्निंग रही, हाउ शी ग्रू एज अ सोलो ट्रैवलर, कैसे उन्होंने ट्रस्ट करना सीखा अपने इंस्टिंक्ट्स को, स्ट्रेंजर्स को, क्योंकि वो सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किए हैं। तो वो सब चीज़ें लिखी हैं। वन टाइम शी ऑल्सो गॉट मक्ड, तो उसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस इतना उनका बिल्ड हुआ था वो एक सेटबैक हो गया था उनके लिए, कि कैसे अब दूसरे किसी को मतलब ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है उस पॉइंट के बाद। तो उसके बारे में भी एक और बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, और कि कैसे जो एनिमल क्रुएल्टी है उसके बारे में उनको पता लगा एंड हाउ शी बिकेम अ वीगन। तो वो पूरी जर्नी के बारे में है। बहुत सारी और भी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है जो बहुत अच्छी लगी मुझे, कि अलग अलग जगहों की जो अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस किए उसके बारे में लिखा है। तो वो ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पूरी राइटिंग बहुत अच्छी लगी मुझे। और एक जैसे अपनी इंडिपेंडेंस के लिए अपने अ, अगर आप ये जानते हो कि आप कुछ और करना चाहते हो, आप किसी और चीज़ में अच्छे हो, या आपका मन है कि कुछ और करने का, और आपको आसपास में हर कोई ये कह रहा है कि नहीं वो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको यही करना चाहिए, बट यू नो योरसेल्फ कि दिस इज़ व्हाट यू वांट। एंड मे बी जो दूसरे लोग आपको बता रहे हैं कि ये आपके लिए बेहतर होगा, वो आपके लिए आप जानते हो कि वो आप नहीं चाहते हो, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, और आप अपनी जो कॉलिंग है उसको फॉलो करते हो जाते हो। तो उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें आपको थोड़े थोड़े उसमें पता लगती रहेंगी, ये कैसे हाउ शी गॉट टू नो कि वाई शी वॉन्ट टू ट्रैवल सोलो, उनका पर्पस क्या है। तो उसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो दैट इज़ शूटिंग स्टार बाय शिव्यानाथ, मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी। अगर आप और जानना चाहते हो उनके बारे में तो यू कैन फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम। वो काफ़ी कुछ शेयर करती रहती हैं। वो काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे जाती हैं जो कि बहुत वैसे फेमस नहीं है, मेन स्ट्रीम नहीं हुई हैं। तो वो अगर आप जानना चाहते हो ना तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। तो दैट वाज शूटिंग स्टार बाय शिवाना। तो ये वो 10 किताबें थीं जो मैंने पढ़ी हैं। तो शूटिंग स्टार काफ़ी अच्छी लगी, कॉस्पेलर मुझे काफ़ी अच्छी लगी, डीएनएफ दिस वन, दीवार में खिड़की रहती थी, ये भी काफ़ी अच्छी। ये बहुत बहुत ही अच्छी एक चिथड़ा सुख निर्मल वर्मा की, इफ़ इट्स मंडे इट मस्ट बी मधुरई वन श्रीनाथ पेरूर, बहुत अच्छी। मुस्ताश एस हरीश की अच्छी है ये भी। रूजा रीटा अनीता लिसाई की आई वॉज डिसअपॉइंटेड। देन नाइन चेम्बर्ड हार्ड वेल जाने स्पेनियड, ये भी अच्छी किताब थी। एंड दिव्य प्रकाश दुबे की यार पापन, ये भी काफ़ी अच्छी किताब थी। तो ये थी वो 10 किताबें, इनके लिंक्स मैं डाल दूँगी नीचे, अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप इनका फुल रिव्यू देखना चाहते हो तो वो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है, जिस प्लेलिस्ट का पार्ट की ये वीडियो भी होगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और ये थी वो वीडियो। अब हम दूसरी किताबों के बारे में बात करेंगे इसके बाद से। एंड देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।